Greetings everyone. So in this video we're gonna discuss the poem Easter 1916 and we're gonna cover these topics: introduction, paraphrasing, critical analysis, style, questions and many more things with the notes. Either I'm English student or elective English or English honors, this video would be quite impactful for you. So let's begin. Let's begin with the stanza first. I have met them at the close of day. I मतलब ऑथर बोला WB ईट्स बोल रहे हैं दैट मैं उनसे मिला. देम कौन है? कुछ लोग जिनके बारे में अब ईट्स बात करेंगे. ठीक है, उनको मैं क्लोज ऑफ द डे पे मिला. क्लोज ऑफ द डे मतलब इवनिंग टाइम. कमिंग विद विविड फेसेस मतलब मेरी तरफ आ रहे थे वो. कैसे फेस लेके? विविड. सो विविड मीन्स बहुत क्लियर, ब्राइट. ठीक है. फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस. और वो कहाँ से आ रहे थे? अपने काम से, काउंटर से और डेस्क से. और अक्सर में उन्हें कहाँ पे मिलता था? वो 18th सेंचुरी के जो हाउसेस थे उन वहाँ पे मिलता था. आई हैव पास्ड विद द नोड ऑफ अ हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स. कितने मतलब सेंटेंस देखो कितना ईजी है कि पढ़ते पढ़ते समझ लग रहा है ना. जब मैं उनको मिलता था तो मैं अपना सिर हिलाता था. नॉड मतलब हाँ में सिर हिलाना. ठीक है. और जब मैं उनको मिलता था मतलब रुकता था जब उनके लिए, उनसे बात करने के लिए, तो ऐसे सिर हिलाता था. जब हम हिलाते किसी को ग्रीट करते मिलते हैं ना, तो ये कैसा जेस्चर था? इट वॉज अ पोलाइट और मीनिंगलेस. मतलब उनको भी पता था कि बात करनी है और मुझे भी पता था, बट ये पोलाइट जेस्चर था. और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड polite meaningless words and thought before I had done. So meaningless words are like good morning, good evening, etc. ठीक है. मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं होता और वो फॉर्मेलिटी से बहुत दूर होते हैं. बिकॉज वी समटाइम्स वी ग्रीट समवन जस्ट टू टॉक विद देम, है ना. नहीं, उनको ग्रीट नहीं करना होता. वी डोंट वांट टू एक्चुअली से गुड मॉर्निंग, वी जस्ट वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, राइट. सो here it means meaningless words, for example good morning and good evening, like greetings. ठीक है. लिंगर्ड मतलब हाँ मतलब थोड़ी देर टहलना, कि हाँ मतलब ऐसे जेस्चर्स थोड़े से फॉर्मेलिटी सी करनी, उसके बाद वो कॉन्वर्जेशन शुरू होनी. और मेरी बातें ख़त्म होने से पहले, एंड थॉट बिफोर आई हैड डन, इससे पहले मतलब मेरी बात ख़त्म होने से पहले, ऑफ अ मॉकिंग टेल और अ जाइब टू प्लीज़ अ कंपेनियन अराउंड द फायर एट द क्लब. मुझे कुछ हंसी वाली बात या कोई स्टोरी या फिर कोई जोक याद आ जाता. मॉकिंग मतलब मजाकिया, वो याद आ जाता जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के क्लब में वो फायर के आसपास वो बोलता था. कंपेनियन मतलब दोस्त. बीइंग सर्टेन दैट दे एंड आई बट लिव्ड वेयर mortally is born, all changed utterly, a terrible beauty is born. So now इस स्टैंजा में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये ऊपर जो कह रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. ये क्या मतलब इतनी ईजी तो नहीं होगी ना पोम, मतलब कुछ तो डीप मीनिंग होगा. ये तो सरफेस मीनिंग था कि वो मिलता था और बातें करता था और हंसी करते थे वो लोग. मैं जोक किन पे बताता था? आयरिश लोगों पे, आयरिश पीपल पे जोक बोलता था. मैं क्यों बोलता था आयरिश लोगों पे जोक? क्योंकि वो और मैं मतलब वो लोग जिनसे मैं मिलता था और मैं, हम दोनों ही एक कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसको रूल किया था इंग्लिश मैन ने. आई एंड दे बिलोंग टू द सेम लैंड विच इज़ कंसिडर्ड बाय द रूलिंग ऑफ इंग्लिश मैन. बट नाउ वो कह रहा अब सब कुछ बदल चुका है. ठीक है. अब क्या हुआ है? एक टेरिबल ब्यूटी आई है. ब्यूटी भी बोल रहा है, टेरिबल भी बोल रहा है. देखो एंटीथीसिस है ना ये, मतलब दो चीज़ों को जब अपोजिट मीनिंग हो और इकट्ठे उनको लगाए उसे एंटीथीसिस बोलते हैं हम. इट्स अ पार्ट ऑफ पोएटिक डिवाइस. क्यों बोला उसने टेरिबल ब्यूटी? क्योंकि जब ये ब्यूटी आई तो बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत सारी आयरिश रेवोल्यूशनरीज हुई. ठीक है. तो हम आगे पढ़ेंगे कि इस पोम का नाम ईस्टर 1916 क्यों है. अब यहाँ पे हमें समझ लग गया कि ए टेरिबल ब्यूटी कौन है. पेट्रियोटिक डेथ्स हुई, बहुत लोग मरे, उनको बोला है टेरिबल ब्यूटी. सो नाउ यू विल गेट द स्टैंजा ऑफ दिस the summary of this stanza, then we'll move forward. So here's the summary and we are going to do with the next stanza. So now
that women's days were spent in ignorant goodwill, her nights in argument until her voice grew shrill. अब ये वुमेन कहाँ से आ गई और क्या बात चल रही है, क्योंकि पिछले स्टैंजा में तो कुछ और ही बात चल रही थी दोस्तों की, है ना। तो अब मैं बताती हूँ ये कैसे बात हो रही है। अब जो इवेंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है, सीन जो उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब वो बात कर रहा है लोगों की डेली रूटीन की, ठीक है। पहले कैसा माहौल होता था, ठीक है। अब क्योंकि ये बात कर रहा है, विमेन की बात कर रहा है कि जिसके दिन जो थे, ठीक है, वो अच्छे गुजरते थे क्योंकि वो लोगों के साथ अच्छा डील करती थी, क्योंकि वो बेसिकली इग्नोरेंट थी, उसको कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो अच्छा जा रहा था उसका। जो उसकी वॉइस थी, जो रात में वो सोने से पहले बहुत ज़्यादा लंबी आर्गूमेंट करती थी, ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ करती थी, और इस आर्गूमेंट करने से उसकी जो वॉइस थी वो श्रिल हो गई थी। श्रिल मतलब तीखी हो गई थी, ठीक है। When young and beautiful, she rode to harriers. This man had kept a school and rode a winged horse. और जब वो यंग थी, है ना, ये तो शादी के बाद वाली बात है ना, जब वो यंग थी और ब्यूटीफुल थी और वो हॉर्स राइड करती होती थी, क्योंकि वो एक राइडिंग टीम का हिस्सा थी, ठीक है। तब उसकी वॉइस बहुत स्वीट होती थी क्योंकि वो यंग थी, किसी के साथ लड़ती झगड़ती नहीं थी। और एक इंसान की बात की है जो वो स्कूल चलाता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल, है ना, वो स्कूल चलाता था एंड वो पोइट्री भी लिखता था, ठीक है। दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड वॉज कमिंग इन टू हिज फोर्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बंदा था, वो जो चलाता था स्कूल, उसका एक हेल्पर फ्रेंड था, ठीक है। इन तीनों के नाम, एक विमेन के नाम, विमेन के हस्बैंड का नाम और ये हेल्पर का नाम, सबका नाम आपको समरी में मिल जाएगा। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैं आपको दूंगी, क्योंकि ईट्स ने किस रेफरेंस से लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ही और शी और विमेन की जगह पे अगर उनका नाम डाल के आओगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी क्वाइट इम्पैक्टफुल। ये जो हेल्पर की बात कर रहा है, ये हेल्पर थॉमस मैकडोनाल्ड था। ये पोएट था, क्रिटिक था। ये फोर्स में आया और इसने अपना फेम लिया, इसने बहुत काम किया और उसको फेम मिला। He might have won fame in the end. ये बात होगी। So sensitive his nature seemed, ये भी होगी बात। So daring and sweet his thought, ये अभी हेल्पर की बात कर रहे। अब नेक्स्ट इंसान और आता है। This other man I had dreamed a drunken vainglorious lout, he had done most bitter wrong to some who are near my heart, ठीक है। अब एक और बंदे की बात हो रही है, चौथा बंदा। पहले एक विमेन थी, फिर उसका एक और बंदा था जो स्कूल चलाता था, अब उसका हेल्पर था, अब ये कोई चौथा बंदे की बात हो रही है, ठीक है। अब ये है जॉन मैकब्राइड। वो कहता है मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ। ये बहुत शराबी बंदा था, बहुत बूस्टफुल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा फालतू अपने बारे में ब्रैग करता था और ये बहुत गलत इंसान था, ठीक है। और इसने उन लोगों को दुख दिया है जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। कौन थे? मॉडगॉने, इसकी बिलवेड, ठीक है। ये जो सारे लोग हैं ये मेरी कॉमेडी का हिस्सा हैं। ईट्स कह रहे हैं ये जो लोग हैं ये मेरी कॉमेडी का हिस्सा हैं। ये आयरिश लोग थे और ये जोक्स करते थे इंग्लिश में, बट ये अब लोग मर चुके हैं, दे आर डेड नाउ। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है। Yet I number him in the song. He too has resigned in his part in the casual comedy. जो लोग हंसते थे, खेलते थे और इंग्लिश लोगों पे कमेंट करते थे, ये आयरिश पीपल, ये सारे, इन लोगों ने रिज़ाइन दे दिया है। कहाँ से रिज़ाइन दे दिया? कॉमेडी करने से, ठीक है। He too has been changed in his turn, transformed utterly. क्यों हुआ ये सब? क्यों चेंज हुआ? Because a terrible beauty is born. वो भी सब बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बिकॉज बहुत सारी रेवोल्यूशनरीज आई, ठीक है। तो इस कारण ये हुआ। नाउ यू गेट द समरी ऑफ दिस स्टेंजा। So this is the summary of second stanza and the lines which I have been marked with different color, वो तो बहुत important है। और नाम देख लेना कौन सा इंसान क्या है और उसका नाम क्या है, प्लीज़ माइंड दैट थिंग, ठीक है। जो चीज़ें मैंने मार्क की हैं वो तो आपने एज इट इज़ लर्न करनी है, ठीक है। बाकी मेन नोट्स, क्रिटिकल एनालिसिस यू विल गेट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट स्टेंजा। Hearts with one purpose alone, through summer and winter seem enchanted to a stone, to trouble the living stream.
वो कह रहा है पहले लोगों के हार्ट एक थे, दिल एक थे, थ्रू समर एंड विंटर वो एक ही काम करते थे, उनके दिल एक थे, मकसद एक था, मतलब लोग यूनाइटेड थे, लोग इकट्ठे थे। अब वो एक पत्थर की तरह हो गया। ऐसा पत्थर, ये नहीं कि जो पत्थर मर चुका है वो वाला पत्थर नहीं, ऐसा पत्थर जो एक स्ट्रीम को, मतलब एक चलती नदी को रोक दे, किसी में रुकावट डाले, ऐसा पत्थर। वो मरा नहीं है, काम कर रहा है, बट क्या काम कर रहा है, किसी को ट्रबल देने का काम कर रहा है वो। The horse that comes from the road, the rider, the birds that range from cloud to tumbling cloud. Minute by minute they change. कह रहा है ये जो स्टोन है ना, इसने सिर्फ वो स्ट्रीम ऑफ रिवर नहीं खराब की, वो स्ट्रीम नहीं खराब की, और बहुत कुछ खराब कर दिया। हर चीज़, हॉर्स का और क्लाउड्स का, सब का चेंज हो गया। अ शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम चेंजेस मिनट बाय मिनट। शैडो है क्लाउड की, वो भी चेंज हो रही है बार बार। A horse hoof slides on the brim, and a horse splashes within it. The long-legged moor hens dive. कह रहे हैं ऐसा कोई मैजिक सा आ गया जिन्होंने ना इनके दिल ही बदल दिए, दिल को स्टोन बना दिया है, और चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले इनका था कि आयरलैंड को आज़ादी दिलवानी है, एक थे लोग, हार्ट उनका एक था, यूनाइटेड थे, बट अब सब कुछ बदल गया है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये सब चीज़ों को बताया है। हॉर्स के लेग से लेके मूर कॉक तक उनकी कॉल जो है, हैंड्स की और मूर कॉक्स की, सबकी जो भांग देते हैं वो सुबह उठ के, वो भी बदल चुकी है। द स्टोन्स इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल, ये स्टोन बन चुके हैं, सारे स्टोन बन चुके हैं, वो स्टोन जो रुकावट डालते हैं, वो स्टोन नहीं जो मर चुका है। नाउ द समरी, बहुत ईजी पोम है, ध्यान से पढ़ना इसे, ठीक है। नाउ वी मूव टू द लास्ट टेंजा। टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट, oh, when may it suffice? That is heaven's part, our part, to murmur name upon name. वो कह रहे हैं कि अगर हमारे दिल जो हैं वो पत्थर बन रहे हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, ये भगवान की गलती है, मतलब ये हेवंस के पार्ट पे है। अब हम क्या कर सकते हैं, मुरमुर बोल रही हूँ, मरमर, मतलब क्या कर सकते हैं अब, वो जो शहीद हुए, जो मार्टर्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनको सेक्रीफाइस जिन्होंने हमारे लिए किया है उनका नाम जप सकते हैं। एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड व्हेन स्लीप्स एट लास्ट हैज़ कम, जैसे एक माँ अपने बच्चे का नाम लेती है जब तक उसे नींद नहीं आ जाती है, ठीक है। ऑन लिम्स दैट हैड रन वाइल्ड, व्हाट इज इट बट नाइटफॉल, नो नॉट नाइट बट डेथ। नो, ये थोड़ा सा टफ स्टेंजा है, आई अंडरस्टैंड दिस, बट स्टिल देखते हैं, कोई इतना औखा नहीं है कि अभी रात नहीं आई है वो बोल रहे हैं, ठीक है, बट डेथ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल, कि वो जो डेथ थी वो व्यर्थ गई क्या, उसकी ज़रूरत नहीं थी, जो हमारे लोग मरे इतने आयरलैंड में, आयरिश पीपल हु डाइड वॉज वर्थलेस। फॉर इंग्लैंड may keep faith for all that is done and said. We know their dream enough to know they dreamed and are dead. इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ बोल दिए, इतने नारे लगा दिए, इतना कुछ कर दिया, स्टिल इंग्लैंड के पास ही आयरलैंड की पावर है, इंग्लैंड ही राज कर रहा है आयरलैंड पे आज भी। और हम जानते हैं जो लोग शहीद हुए, जो मरे हैं, उनके ड्रीम्स क्या थे, वो चाहते थे कि ये जो देश है वो आज़ाद हो, ये जो देश है वो आज़ाद हो। टू नो दे ड्रीम्ड एंड दे आर डेड, उन्होंने ड्रीम किया, अब वो मर चुके हैं, पर उनका ड्रीम भी पूरा नहीं हुआ। एंड व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव बिविल्डर्ड देम टिल दे डाइड, पता नहीं क्या कहते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे अपने देश से, जो आज अब मरे हुए हैं वो, ठीक है। आई राइट इट आउट इन अ वर्स, मैकडो, मैकराइट एंड कनोली एंड पर्स, now and in time to be, wherever green is born are changed utterly, a terrible beauty is born. ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ईट्स जो हैं वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, किन किन को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके नाम ऊंची बोल रहे हैं, वो मैकडोन एंड मैकब्राइड, कनोली एंड पर्स, इनको बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सब बदल गए, वो बदले क्योंकि नॉट फॉर द प्रेजेंट, अपने आज के लिए नहीं, हमारे कल के लिए वो बदले, ठीक है। बट वो क्या हुआ उनके बदलने से, उनके सेक्रीफाइस से टेरिबल ब्यूटी आई। टेरिबल क्यों आई,
क्योंकि ब्यूटी तो आई, मे बी वो शायद आज़ाद हुआ, कुछ हम चेंज हुए, हमारे में कुछ चेंजेस आए, मे बी हमारी हालत अच्छी हुई आयरलैंड की, बट वो क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे लोग मरे। ब्यूटी तो आई बट टेरिबल आई, इसलिए उसने वो टेरिबल ब्यूटी बोला है, क्योंकि जो उनके अटेम्प्ट थे, जो भी उन्होंने काम किया वो डूम हो गया, वो फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया क्लियरली, ठीक है। और वो स्टार्टिंग से ही वो फेलियर था, उससे कहने का मतलब था उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को, उनको भी पता था शायद वो इतनी चेंजेस नहीं आएंगे आयरलैंड में, बट स्टिल। सो ईट्स जो था, ही वॉज एन आयरिश, ठीक है। तो अब उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट पोअम, ये ज़रूर पढ़ के जाना अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। जब लाइन पढ़ते हो ना तो समझ लगने लग जाता है कि व्हाट इट इज़ इन द पोअम, डिटेल इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हम क्रिटिकल एनालिसिस भी पढ़ेंगे, ये रही समरी, ठीक है। हम एनालिसिस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपने लिखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने रेडी किए हैं और आपको यहाँ पे मिलेंगे नोट्स प्रॉपरली, तो वो ज़रूर पढ़ के जाना। क्वेश्चंस आर सुपर इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत मेहनत से मैंने किया है, तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है गाइज़। चलो अब हम जाते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। ये जो हमने अभी स्टैंजा किया ना, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस है, पर्टिकुलरली सिर्फ उसी की है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और उसका एक क्रिटिकल कमेंट है, तो ये आप देख लेना, पढ़ लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स, हाउ myth एंड हिस्ट्री इज़ बीइंग यूज्ड इन द पोम, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि ईट्स ने मिथ को कैसे यूज़ किया। थोड़ा सा ही ज़्यादा एक पैरा ही आएगा, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट येस यू कैन ऐड दीज थिंग्स इन टू द आंसर टू मेक योर आंसर मोर परफेक्ट। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ईस्टर 1916 कुड बी कॉल्ड अ आयरिश पोम। तो ये आयरिश पोम है बिकॉज आयरलैंड की बात की, आयरिश पीपल की बात किया, हाउ दे मेड द सेक्रीफाइसेस, इसकी बात हुई है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ना, जब भी आप कोई पोम अटेम्प्ट करते हो, उसका आंसर अटेम्प्ट करते हो, कोई भी पोम की ना 3 से 4 लाइन ज़रूर लर्न करके जाना एज इट इज़ टेक्स्ट की, जो आप ऐड करके आ सकते हो, ठीक है। जैसे अब मैंने ये ऊपर लिखा है आयरिश पीपल के बारे में, आयरिश पोम के बारे में लिखा है ना, तो नीचे मैंने वो उसके डायलॉग्स दे दिए, उसके टेक्स्ट स्टैंजा ऐड किया, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लेना कि ये पोम कैसे थी। आयरिश रेवोल्यूशन पे डिपेंड है, ये पहली पोम नहीं है W.B. ईट्स की, और भी उसने आयरिश पोम्स लिखी हैं, और या फिर पोम्स लिखी, उसमें आयरिश थिंग्स ऐड की हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। चीज़ें कुछ कुछ मैंने ऐसे मर्ज की हैं कि परफेक्ट आंसर बन जाए, और अपने अकॉर्डिंग नोट्स ज़रूर बना लेना, और कुछ एक्सेस मत पढ़ना, दिस इज़ इनफ, व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट, सो हियर इज़ द क्रिटिक, विलियम एच प्रिचार्ड, ठीक है। इन्होंने ईस्टर 1916 पोम पे अपना कमेंट दिया था, वो कमेंट ये था, इसको अब थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है। प्रॉपर मत लर्न करके जाना, मतलब प्रॉपर लर्न करना बट थोड़ा सा शॉर्ट कर देना, तो एज इट इज़ क्रिटिक एक ज़रूर लिख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, सो नाउ यू गॉट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन विच इज़ द एनालिसिस ऑफ द पोम, ठीक है। हर चीज़ मर्ज करनी है, इसको थोड़ा छोटा कर देना, जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, डिफरेंट कलर से नोट की हैं ना, वो ज़रूर लिखनी है आपने, ठीक है। मेक श्योर यू हैव 2 pages of critical analysis on the screen. Next, so here is the analysis of particularly the second stanza, which is super important, and the critical comment of this particular stanza. The things which I have highlighted is super important, as you know. ये ज़रूर नोट कर लेना. So here comes my important and my favorite part of the answer, which I undoubtedly right, which is style, that in what style the poem has been written. For example, like the word terrible beauty, it's antithesis, right? I have told you. तो स्टाइल लिखना मत भूलना, कभी मत भूलना, कोई भी चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो, इधर पोम, प्ले, ड्रामा, एनीथिंग you attempted, must write the style of the work you are attempting. नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन बाय हाउ ईट्स हैंडलिंग ऑफ हिस्ट्री। इस पोम में हिस्ट्री कहाँ से आई है, तो सारी हिस्ट्री की ही बात की गई है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर डाल के आना, ठीक है। द थिंग्स विच आर इन्वर्टेड कॉमर्स आर ऑलवेज सुपर इम्पॉर्टेंट। सो हेयर आई गॉट वन मोर क्वेश्चन, ईट्स टॉक अबाउट अनकमर्शियल ट्रूथ्स, ठीक है।
तो ये भी आप रीड कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू ऐड दीज थिंग्स यू कैन. इफ़ यू डोंट वांट, द रेस्ट ऑफ द आंसर इज परफेक्ट. So one thing I forgot that I didn't give you the introduction. So here's the introduction notes of the poem. So ये स्टार्टिंग में डालने थे, आई नो, बट मैं भूल गई. सो मैंने ये डाले हैं आपके लिए ज़रूर, तो ये ज़रूर देख लेना. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर फॉर द more videos.